So welcome all of you for the today's practice session, that is value of supply part number 1. Very important for your examination. वैल्यू ऑफ सप्लाई एक ऐसा चैप्टर है जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज है इस एग्जाम के क्वेश्चंस का. एंड यू कैन सी इट इज मोर देन 40 पेजेस, 40 रफली 50 पेजेस का है ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट. एंड 50 पेजेस में पूरा पास्ट टर्म पेपर्स के सारे क्वेश्चंस विद आंसर्स कवर किया गया है, तो आपको जरा सा भी डिफिकल्टी नहीं होगा. मैं आपको एडवाइस करता हूं कि इफ यू आर अटेंडेड दिस क्लास, इफ यू आर अटेंडिंग दिस सेशन, प्लीज मेक श्योर दैट योर कवरेज ऑफ वैल्यू सप्लाई हैज बीन डन. आप वैल्यू सप्लाई अच्छे से जानते हो, आपका पूरा नॉलेज उसमें है, और फिर ही आज का ये सेशन जो है वो आप ये अटेंड करिएगा. ठीक है, तो चलिए सर, विदाउट wasting any time, let me start today's session. And I'm sure that you are क्या बोलते हैं 100% प्रिपेयर्ड फॉर दिस सेशन, एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका सारा क्वेश्चन का जो मैं आंसर डिस्कस करूंगा वो आपको आया हुआ रहे, तभी जाके आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने वाला है. तो चलिए सर, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम बैक. जो लेटेस्ट टर्म के क्वेश्चन है वो पहले कर रहे हैं, और लास्ट में जो पुराने टर्म्स के क्वेश्चन है वो बाद में करेंगे. तो सबसे पहले ये आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 43. ठीक है, एचजेके लिमिटेड, ठीक है, एसजेके लिमिटेड, a manufacturer of cotton. HJK Limited, a manufacturer of cotton grey fabrics, having its registered office located in Coimbatore, Tamil Nadu, in the month of January. एक कंपनी है जो कॉटन ग्रे फैब्रिक्स का मैन्युफैक्चरर है और रजिस्टर्ड ऑफिस है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में. जनवरी मंथ में इन्होंने इंपोर्ट किया एक फैब्रिक मेकिंग मशीनरी फ्रॉम अ सप्लायर ऑफ इटली. HJK Limited entered into a contract agreement with RS Logistics Private Limited, a licensed custom broker having its office located in Bangalore, Karnataka, to carry out and meet all the necessary legal formalities for getting the machine cleared from the custom station of Kandla port, and thereafter to deliver the same to them in Coimbatore. बेसिकली हो क्या रहा है कि मशीनरी इटली से इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है. ठीक है, तो कंपनी ने क्या किया, एक कस्टम ब्रोकर जो कि है आरएस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया टू दैट ही विल कैरी ऑल द नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फॉर्मेलिटीज, कस्टम फॉर्मेलिटीज, और वो मशीन वो क्लियर करवा लेगा कस्टम स्टेशन से ऑफ कैंडला पोर्ट, एंड उसके बाद वो कोयम्बटूर डिलीवर कर देगा. मतलब कैंडला पोर्ट से कोयम्बटूर डिलीवर करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इस पर्टिकुलर लाइसेंस कस्टम ब्रोकर की है, दैट इज आरएस लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड. ठीक है, HJK Limited also authorizes RS Logistics in this context under the agreement to incur on their behalf the various expenses in relation to the clearance of the imported machine, payment of duties and charges which shall stand to be reimbursable to them on actuals. Very important statement given in this paragraph कि कंपनी ने क्या किया, कस्टम ब्रोकर को ऑथोराइज कर दिया है कि वो उसके बिहाफ में सारे खर्चे इंकर करेगा इन रिलेशन टू द क्लियरेंस ऑफ द इंपोर्टेड मशीन, पेमेंट ऑफ ड्यूटीज एंड चार्जेस जो कि रिइंबर्सेबल होगा टू देम ऑन द एक्चुअल बेसिस. आरएस लॉजिस्टिक्स आफ्टर क्लियरेंस ऑफ द मशीन, इसने इनवॉइस रेस किया फरवरी 2020 में ऑन द एचजेके लिमिटेड एज अंडर. आरएस लॉजिस्टिक्स ने मशीन क्लियर करने के बाद एक इनवॉइस रेस किया एचजेके लिमिटेड के ऊपर, विच इज एज फॉलोज. एजेंसी चार्जेस है 6,40,000 का. अनलोडिंग मशीन एट कैंडला पोर्ट गुजरात, अनलोडिंग मशीन एट कैंडला पोर्ट गुजरात, ये 50,000 रुपीज का. प्रिपेयर्ड एंड सबमिटेड बिल ऑफ एंट्री एंड कस्टम ड्यूटी पेड 5 लाख रुपीज का. डॉक ड्यूज पेड 50,000 रुपीज का. ट्रैवलिंग एक्सपेंस 40,000 एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस 12,000. ये सारे खर्चा जो है वो बिलिंग किया गया, इनवॉइस किया गया एचजेके लिमिटेड को. यू इन दिस बैकड्रॉप आर रिक्वायर्ड बाय टेकिंग दैट द कंडीशन स्पेसिफाइड इन रूल 33. ये रूल 33 क्या है सर, प्योर एजेंट का रूल है. क्या है, प्योर एजेंट का रूल, विच प्रोवाइड्स दैट एक्सपेंसेस विच आर इंकर्ड एज अ प्योर एजेंट ऑन अ रीइंबर्सेबल बेसिस एंड बिल्ड एट एक्चुअल बेसिस सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशंस. ये जो चार्जेस रिकवर किया जाएगा फ्रॉम द रेसिपिएंट बीइंग अ प्योर एजेंट, दैट विल नॉट बी इंक्लूडेड फ्रॉम द इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई. ये रूल नंबर 33 बोलता है. पूछा है कि आपको सबसे पहले एप्लीकेबल प्रोविजन बताना है, ठीक है, of rule number 33 and the nature of the service provided by RS Logistics Private Limited. Nature of the service क्या, clearing and forwarding services. ठीक है, clearing and forwarding of goods की services है. रूल 33 आप पूरा बता दोगे. रूल 33 में प्योर एजेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, प्योर एजेंट का क्या मीनिंग होता है, वो आपको अच्छे से बताना पड़ेगा एग्जाम में. नेक्स्ट आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ सप्लाई बताओ. क्या है वैल्यू ऑफ सप्लाई.
तो सर इसमें अपने को क्या करना है, फटाफट बताइए, इसमें से अपने को क्या करना है। सर टोटल वैल्यू जो चार्ज किया गया वो सारे आपको चार्जेस दिए हैं। अब इसमें से आपको वो देखना है कि ऐसे कौन से चार्जेस है जो एज अ प्योर एजेंट इंकर हुआ है, ऐसा कौन से चार्जेस है जो एज अ प्योर एजेंट इंकर हुआ है। तो एज अ प्योर एजेंट क्या इंकर हुआ है सर, एजेंसी चार्जेस तो प्योर एजेंट नहीं है सर, वो तो अपना खुद का बिलिंग रेस किया है, वो तो वैल्यू सप्लाई में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अनलोडिंग मशीन एट कैंडला पोर्ट गुजरात। गुजरात में जो कैंडला पोर्ट है वहां से वहां पे मशीन अनलोड हुआ, उसका चार्जेस 50,000। तो ये आपका प्योर एजेंट का चार्ज है, ये आपका प्योर एजेंट का चार्ज है। prepared and submitted bill of entry and custom duty paid। custom duty भी सर billed at actual से reimbursable expenditure है, that is not provided on his own account। तो ये भी एक तरह से प्योर एजेंट की सर्विस मानी जाएगी। डॉक ड्यूज पेड, डॉक ड्यूज क्या होता है, वहां पे पोर्ट में कुछ चार्जेस लगता है जो पोर्ट ट्रस्ट ऑफ इंडिया लेता है, और सर वो भी एज अ प्योर एजेंट ही इंकर किया जाता है, ठीक है। traveling expense, traveling expense is the expense which is incurred by the recipient which is not reimbursable at the actual basis। तो ये जो है वो आपके वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड कर दिया जाएगा। इनफैक्ट टेलीफोन एंड अदर एक्सपेंस भी है, वो हमारा आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस का पार्ट हो सकता है जो हम अपने वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करेंगे। तो अल्टीमेटली गाइज 6,40,000 प्लस 40 प्लस 12,000 गिव्स यू 6,92,000 आर द चार्जेस जिसके रियल वैल्यू में उसने अपने सप्लायर ने रेसिपेंट को बिल करेगा, सप्लायर ने रेसिपेंट को बिल करेगा, ठीक है। तो इन दिस केस सर जो डॉक ड्यूज है, अनलोडिंग चार्जेस और बिल ऑफ एंट्री है, ये आपके वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो वैल्यू सप्लाई क्या है, 6,92,000। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आंसर आई थिंक करेक्ट आना चाहिए। नेक्स्ट आपसे पूछा है to state your answer when RS Logistics Private Limited had charged an amount of 13 lakhs as a lump sum consideration for getting the imported machine cleared from the custom station and bringing the same to the warehouse of HJK Limited in Coimbatore। यहाँ पे पूछा कि अगर मान लो जो कस्टम हाउस एजेंट है उसने 13 लाख रुपए 13 लाख रुपीस लमसम चार्ज किया है कि वो मशीन इंपोर्ट कर सके, 13 लाख रुपया लमसम चार्ज किया कि वो मशीन इंपोर्ट कर सके एंड वेयर हाउस में ला सके। तो सर ये जो 13 लाख लमसम है, इन दिस केस तो प्योर एजेंट के कोई कंडीशंस एप्लीकेबल नहीं होंगे ना, बिकॉज ये लमसम चार्ज किया है, इसका कोई ब्रेकअप नहीं है। तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई, और उसी के ऊपर आपका जीएसटी भी जो हो जाएगा वो इसी वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब फिर 6,92,000 नहीं होगा सर, अगर लमसम चार्ज किया है तो 13 लाख एग्जैक्टली विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू सप्लाई, और 13 लाख के ऊपर ही आपको जीएसटी चार्ज करना पड़ेगा, 6,92,000 नहीं, क्योंकि लमसम आपसे चार्ज किया है 13 लाख रुपीस। तो वेरी गुड क्वेश्चन जो रीसेंट टर्म में एग्जाम में आया था सर, ठीक है ना। नेक्स्ट आइए ऊपर, नेक्स्ट अगेन ये रीसेंट सवाल है जो आपके एग्जाम में आया था। राम अवतार रेसिडेंट ऑफ नागपुर हैज एंटर्ड इनटू अ रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, हैज एंटर्ड इनटू अ रोल ओवर कॉन्ट्रैक्ट अप्रोच्ड एनडीएमसी बैंक ऑन 12 जनवरी फॉर सेलिंग $4 4,50,000। एक रेसिडेंट है नागपुर का, उसने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, एक बैंक के साथ अप्रोच किया और उसको $, बेचने का, $, उसको सेल करना था 4,50,000 एट द रेट ऑफ 75 पर डॉलर। रेट क्या है, 75 पर डॉलर, लेकिन आरबीआई का जो रेफरेंस रेट है उस दिन है 76 रुपीज। तो यानी डॉलर है, डॉलर में सेल किया और डॉलर का आरबीआई रेफरेंस रेट अवेलेबल है। फिर आपसे पूछा रेट ऑफ एक्सचेंज डिक्लेयर्ड बाय सीबीआईसी ऑन दैट डे। सर ये जो रेट है ना वो काम का नहीं है, इट इज इररेलेवेंट। सीबीआईसी का रेट कस्टम्स एक्ट में काम आता है, और टू अ सर्टेन एक्सटेंट रूल नंबर 4 and 35 के हिसाब से जब फॉरेन करेंसी में आप कोई वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालते हो फॉरेन करेंसी में, तो उसको एक्सचेंज रेट निकालने के लिए वहां पे आपको सीबीआईसी का रेट चाहिए। बट व्हेन आई टॉक अबाउट रूल नंबर 32, ये क्या है सर, रूल नंबर 32 सब रूल 2, ये क्या है सर, रूल नंबर 32 सब रूल 2 की जब मनी एक्सचेंजिंग सर्विस की बात हो रही है तब जाके आपको आरबीआई रेफरेंस रेट और एक्चुअल रेट के बीच में जो डिफरेंस है उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द फॉरेन करेंसी यूनिट्स। तो यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बाय एक्सप्लेनिंग इन ब्रीफ द प्रोविजंस ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंड रूल्स मेड देयर अंडर। तो इसमें क्या होगा सर, 4,50,000 आपका फॉरेन करेंसी है और आपका 76 इज योर रुपी एंड 75 इज द एक्चुअल रेट। तो डिफरेंस क्या है, 1 रुपया का, तो 1 रुपए का इंटू 4,50,000, दिस इज योर वैल्यू ऑफ सप्लाई। आपको सर खाली आंसर नहीं बोला है, आपको ब्रीफ में प्रोविजंस को एक्सप्लेन करने का भी क्वेश्चन पूछा गया। तो यू हैव टू एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट रूल नंबर 32 सब रूल 2 क्लॉज नंबर ए एप्लीकेबल होगा, क्योंकि यहां पर सर आपको वो जो स्लैब रेट है वो एप्लीकेबल नहीं करना, बिकॉज आरबीआई रेफरेंस रेट आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा देख लिए, करेक्ट आंसर होगा आपका 4,50,000, ठीक है। करेक्ट आंसर होगा आपका 4,50,000, दैट इज द टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी रीसेंट टर्म का ही पूछा गया आपसे। डेस्टिनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी, डेस्टिनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी विच इज ऑफ अहमदाबाद, उसने सर्विस सप्लाई किया डिफरेंट कस्टमर्स को फॉर मेकिंग बुकिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट्स इन डिफरेंट मीडिया। डेस्टिनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी अहमदाबाद का है, उसने सर्विस सप्लाई किया अलग अलग कस्टमर्स को फॉर मेकिंग बुकिंग ऑफ एडवर्टीजमेंट्स इन डिफरेंट मीडिया, प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स एंड ऑफ द अमाउंट चार्ज्ड देयर अगेंस्ट फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2020। एक एड एजेंसी है, वो अपने कस्टमर्स को सर्विस दे रहा है अलग अलग मीडिया में, ठीक है, अलग अलग फॉर्म में। तो ये सारे डिटेल्स है। एरियल एडवर्टाइजिंग किया है, ठीक है, सेल ऑफ टाइम स्लॉट फॉर एडवर्टीजमेंट टू बी ब्रॉडकास्ट ऑन टेलीविजन, टीवी में वो ब्रॉडकास्ट होगा, वो एडवर्टीजमेंट का 12 लाख लिया है। बैनर के द्वारा पब्लिक प्लेसेस में 7 लाख रुपीस का एडवर्टाइजिंग हुआ है। टाइम स्लॉट फॉर एडवर्टीजमेंट ऑन एफएम रेडियो या 98 रेडियो मिर्ची 13 लाख का रिकवरी किया है। एडवर्टीजमेंट इन दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर 9 लाख का रिकवरी है। एडवर्टीजमेंट ऑन कवर एंड बैक पेजेस ऑफ बुक्स 1 लाख का रिकवरी है, ठीक है। आपको पूछा है बताओ वैल्यू ऑफ taxable value of services and GST liability, you have to take the GST in print media. प्रिंट मीडिया का जीएसटी रेट बोला है 5% और बैलेंस रेट्स आर 18%। सारे अमाउंट जीएसटी एक्सक्लूसिव है, इंक्लूड नहीं है, आपको थ्रेशोल्ड लिमिट इग्नोर करके चलना है। तो सर प्रिंट मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, सबसे पहले सर फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, क्या एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड यहाँ पे कोई ऐसा सर्विस है जो एग्जेम्प्ट है? बिकॉज वैल्यू ऑफ सप्लाई का एग्जेंशन चैप्टर से बहुत गहरा कनेक्शन है। अगर कोई सर्विस एग्जेम्प्ट है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में भी वो पूछा जाता है, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वो चैप्टर एग्जेम्प्टेड है, वो सप्लाई एग्जेम्प्टेड है। तो नहीं सर, ये सारे ही आपको टैक्सेबल दिख रहे हैं, वो सारे ही आपको टैक्सेबल दिख रहे हैं। तो टैक्सेबल वाले तो इन सबका टोटल हो जाएगा, ये सारे सर्विसेज टैक्सेबल है, ऐसा कोई भी सर्विस नहीं है जो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सर इसमें आपको ये देखना है कि प्रिंट मीडिया कितना है और अदर देन प्रिंट मीडिया कितना है, ठीक है। तो देखिए इंस्टीट्यूट ने सबसे पहले आप देखिए सारा सर्विस को इन्होंने एक तरफ कर दिया, सारा सर्विसेज को इन्होंने एक तरफ कर दिया और टोटल वैल्यू निकाली है 57 लाख। लेकिन सबसे पहले अब आपको क्या करना है सर, हमें देखना है कि प्रिंट मीडिया, एक तो बुक्स आपका प्रिंट मीडिया में आ जाएगा और न्यूज़पेपर भी जो प्रिंट हो रहा है वो भी प्रिंट मीडिया में आ जाएगा 9 लाख। तो सर ये 9 + 1 10 लाख, तो हमारा 5% इसमें लाइबिलिटी आएगा और बैलेंस जो है उसके ऊपर हमारा 18% लाइबिलिटी आएगा। तो 9 लाख + 1 लाख 10 लाख आपका टोटल एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू है। 10 लाख के ऊपर 5%, यानी आपका 10 लाख के ऊपर जो 5% 2.5% जीएसटी, 2.5% एसजीएसटी, ये आपका लाइबिलिटी आ जाएगा, ठीक है, विच इज कमिंग टू रफली आई थिंक 50,000, ठीक है, विच इज रफली कमिंग टू 50,000। और बैलेंस जो 18% जीएसटी है वो आपका बैलेंस अमाउंट पे 47 लाख पाएगा। 47 लाख पे 18% इज 8,46,000, तो टोटल जीएसटी लाइबिलिटीज 8,96,000। तो ये आपकी टोटल जीएसटी लाइबिलिटी आ जाएगी जो आपको पे करने के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो दैट्स इट गाइज, ये था एक अलग तरह का सवाल था। अगर एक बार में आपको याद नहीं होगा तो एग्जाम में आपको डिफिकल्टी हो सकती है इसको सॉल्व करने में। नेक्स्ट सर, ये भी रीसेंट टर्म का ही क्वेश्चन है। कैपिटल फॉरेक्स प्राइवेट लिमिटेड जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है दिल्ली में, engaged in the business as an authorized money changer and has opted to charge for the services so provided as per rule number 32 of the CGST rules। मतलब यहाँ क्लियरली बोल दिया गाइस, ठीक है यार, क्लियरली बोल दिया कि रूल नंबर 32 सब रूल 2B जो है, रूल नंबर 32 सब रूल 2B जो है, रूल नंबर 32 सब रूल 2B जो है ऑफ सीजीएसटी रूल्स, यहाँ पे आपको क्लियरली बोल दिया कि आपको इसी हिसाब से आपको आंसर निकालना है। रूल नंबर 32 सब रूल 2B, यानी यहाँ पर स्लैब बेसिस एप्लीकेबल होगा। स्लैब रेट जो रूल 32 में अपने पढ़े थे, स्लैब रेट वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। स्लैब रेट के हिसाब से आपको आंसर निकालना है। देखिए आपको बोला नहीं गया कि स्लैब रेट होगा कि होगा, लेकिन सर क्लियरली आपको बोल दिया कि रूल 32 सब रूल 2 क्लॉज नंबर B है। इट हैज अंडरटेकन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ फॉरेन करेंसी ऑन 11 मार्च 2020। पहला, $1400 परचेज फ्रॉम नागेश एट द रेट ऑफ 70 पर $। आरबीआई रेफरेंस रेट उस दिन को लिया गया 70.2 पर $। $1400 परचेज किया गया नागेश से एट द रेट ऑफ 70 पर $। आरबीआई रेफरेंस रेट ऑन द डे ऑफ ट्रांजैक्शन वो 70.2 पर $। तो सर आपको ये ट्रांजैक्शन का पहले एक्सचेंज वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक्सचेंज वैल्यू कितना है सर?
तो 1400 आपने परचेज किया डॉलर, 70 रुपीज पर डॉलर में परचेज किया। आपको बोला है रूल 32 सब रूल टू बी, ऑल्दो रेफरेंस रेट है बट इसका कोई काम नहीं है सर। तो 1400 डॉलर है, तो रुपी वैल्यू कितना हुआ? आई थिंक इट इज कमिंग टू रुपीज 98,000, यानी 98,000 आपका एक्सचेंज वैल्यू है। उसी के हिसाब से आपको अपना जीएसटी लायबिलिटी वैल्यू ऑफ सप्लाई निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट है $2500 सोल्ड टू मोहन एट द रेट ऑफ 69.5 पर डॉलर। आरबीआई रेफरेंस रेट आपको दिया हुआ ही नहीं है, तो आपके पास एक्सचेंज वैल्यू कितना आ गया? 2500 इंटू 69.5 विच इज आई थिंक कमिंग टू 1,73,750। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या पूछा आपसे। क्वेश्चन पूछा है कि बताओ ब्रीफ में रूल 32 सब रूल 2B, बताओ ब्रीफ में रूल 32 सब रूल 2B एक्सप्लेन करो। सबसे पहले आपको पूरा स्लैब रेट बताना पड़ेगा, याद है एक्सचेंज वैल्यू अप टू 1 लाख करेंगे, एक्सचेंज वैल्यू अप टू 1 लाख करेंगे तो 1% और मिनिमम 250 विच एवर इज हायर। फिर नेक्स्ट स्लैब होगा 9 लाख का, 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक, तो वहां पर 0.5% और ऊपर से 1000 रुपए आएगा क्योंकि 1% ऑफ 1 लाख, तो 1000 प्लस 0.5% ऑफ द एक्सेस करेंसी ऑफ 9 लाख, तो टोटल आता है 4500 प्लस 1000 मैक्स टू मैक्स 5500। तो थर्ड स्लैब होता है 10 लाख से अबव अगर आपका एक्सचेंज वैल्यू जाता है तो 5500 प्लस 0.1% of the excess amount over and above 10 lakhs, but maximum value can be 60,000, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करना था ये पूरा रूल विद द हेल्प ऑफ टेबल और प्रॉपर तरीके से आपको बताना था। फिर यू कैन अप्लाई द टू पार्ट्स। सबसे पहले 98,000, तो 98,000 हो गया आपका 1% विच इज कमिंग टू 980 और 250 विच एवर इज हायर। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट आंसर आएगा 980, फर्स्ट आंसर आएगा 980 क्योंकि 98,000 है। बट नेक्स्ट आंसर ध्यान से 1 लाख तक पे तो हम कर ही चुके, 1000 रुपए आएगा प्लस 73,750, मतलब 1 लाख के अबव जितना होगा उसका 0.5%। आई होप यू अंडरस्टूड, उसका 0.5%, तो विच इज कमिंग टू, ठीक है, 368.75 प्लस 1000, तो आपका आंसर आ रहा है सर 1368.75। इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो 1369 में, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर, वैल्यू ऑफ सप्लाई। सर एकदम सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में, यू कैन सी ये आपके पास टर्म पेपर्स है। आपके कॉन्फिडेंस लेवल का अलग लेवल होना चाहिए अभी। यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग कि जो भी एग्जाम में पढ़ाया गया आपको, एग्जाम के पहले जो भी आपने पढ़ा है सब चीज आपके एग्जाम में टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट द आंसर। ये आपने ऑलरेडी आपके साथ ये शेयर कर दिया गया, इनफैक्ट हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स के साथ, तो इसका प्रिंटेड कॉपी शेयर किया गया, तो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है सर। नेक्स्ट अगेन रीसेंट टर्म्स, आप देख रहे हो बैक टू बैक 4 से 5 सवाल रीसेंट टर्म्स में आया था आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर से। चलिए सर, पीक्यूआर लिमिटेड रजिस्टर्ड है इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। पीक्यूआर लिमिटेड कर्नाटका स्टेट में रजिस्टर्ड है। मैन्युफैक्चर्स हैवी ड्यूटी मशीनरी जो कि सप्लाइड है ऑन 10th मार्च मिलिंग मशीनरी टू जेकेएस लिमिटेड फॉर द राइस मिल सेटअप एट चेन्नई। टैक्स इनवॉइस वाज रेज्ड बाय द सप्लायर इमीडिएटली आफ्टर सप्लाई ऑन 10th मार्च। टैक्स इनवॉइस सप्लायर ने सप्लाई के बाद रेज कर दिया। The details या particulars related to the rice mill machineries was supplied are as under। जो आपका सप्लाई वैल्यू है, जो आपका सप्लाई वैल्यू है उसका डिटेल्स आपको यहाँ पर दे दिया है। पहला बेसिक प्राइस ऑफ द मशीनरी, मशीनरी की जो बेसिक प्राइस है वो अपने को दे दिया है 50 लाख रुपीस का मशीनरी वैल्यू है, यानी कि ये आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू है जिसपे 15(1) में वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट, इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन कॉस्ट आर टू बी मेट बाय द बायर। बायर इसका कॉस्ट मीट करेगा और मैंने मशीन इंस्टॉल करवाया, इसका जो कॉस्ट है वो बायर मीट करेगा। तो इन दैट केस मेरी जो अमाउंट है वो है 1,20,000 की, वो भी सर 15 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर सी, अगर आपको याद होगा। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंकर्ड एट द टाइम ऑफ सप्लाई और बिफोर द डिलीवरी ऑफ गुड्स और बिफोर प्रोवाइडिंग सर्विसेज के पहले जो भी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस इंकर हुए हैं वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किए जाते हैं। जैसे इंस्टॉलेशन चार्ज ऐसा कुछ है जो बायर मीट करेगा, उसका मैंने रिकवर उससे किया है 1,20,000, तो हमारा 15(2)(c) में ऐड हो जाएगा। वैसे ही एक्सटेंडेड वारंटी जो बायर ने लिया है फॉर द मशीनरी फ्रॉम द सप्लायर्स, वो भी सर एक वारंटी है जो पहले ही ले लिया गया है, तो ये भी आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट एज पर इनवॉइस, वेरी इन्वॉइड, इनवॉइस में उसने कैश डिस्काउंट दे दिया। इसका मतलब ऑल्दो दिया नहीं जाता, बट एग्जाम में क्वेश्चन में आया कि इनवॉइस में डिस्काउंट दे दिया है, लेकिन ये अलाउ तभी किया जाएगा जब ये 2% ऑफ द पेमेंट इज मेड इन 15 डेज ऑफ सप्लाई, मतलब 15 दिन में अगर वो पेमेंट कर दिया है तो उसको 2% डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम है सर, यहाँ पे लिख दिया है कि डिस्काउंट हैज बीन गिवन एज पर इनवॉइस, मतलब 15(3) क्लॉज नंबर ए clearly says that if discount is duly recorded in the invoice,
अगर वो डिस्काउंट रिकॉर्ड हो गया इनवॉइस में तो आपको वैल्यू सप्लाई में से उसको माइनस करना पड़ेगा। अब सर इसमें क्या होगा पता है, ये एक तरह से अजम्पशन लिया गया है कि यस डिस्काउंट विल बी गिवन, एक तरह से अजम्पशन दिया गया है कि यस डिस्काउंट विल बी गिवन, क्योंकि एज पर इनवॉइस बोला, एज पर इनवॉइस, तो यहां पर आपको 2% ऑफ योर बेसिक प्राइस ना आपको इसका डिस्काउंट देना पड़ेगा, एजम्पशन लेते हुए कि सामने वाला पार्टी 15 डेज में पेमेंट कर देगा। लेकिन अगर सामने वाला पार्टी 15 डेज में पेमेंट नहीं करेगा तो सर आपको पता है क्या करना है, ये जो डिस्काउंट है हम उसे रिकवर कर लेंगे। कैसे? उसे हमें एक डेबिट नोट रेज करना पड़ेगा, उसे सप्लीमेंट्री बिलिंग करनी पड़ेगी प्लस जीएसटी, तो वह हम उसे एक तरीके से डेबिट नोट रेस करेंगे और फाइनली डिस्काउंट वैल्यू रिड्यूस जो किया गया था उसको वापस से क्रॉस चार्ज किया जाएगा। तो देखो क्या लिखा है, जेकेएस ने मशीनरी का पेमेंट कब किया? 4 अप्रैल 2020 कर दिया है सर। 10 मार्च को बोला गया था 15 दिन के अंदर नहीं किया, 4 अप्रैल को किया है, एंड हेंस उसको कैश डिस्काउंट बाद में डिनाई किया गया। ऑल द वैल्यूज गिवन अबव आर एक्सक्लूसिव, एप्लीकेबल रेट्स आपको दिया है, ट्रांजैक्शन वैल्यू बताइए, अमाउंट ऑफ जीएसटी बताइए, और सूटेबल वर्किंग नोट्स को रखते हुए आपको हर एक आइटम का पूरा वर्किंग अमाउंट बताना पड़ेगा कि आप ये कैसे निकालें सर। तो 50 लाख में 1,20,000 ऐड किए, 1 लाख ऐड किए, डिस्काउंट जो है वो आप इसमें से माइनस कर दिए, तो आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई मिल गया। सो दिस इज हाउ योर आंसर विल बी। आप देख सकते हो 50 में हमने 15 2C में 2 चार्जेस ऐड किया, डिस्काउंट हमने माइनस कर दिया, हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई होने वाला 15,20,000, इस पे हमने 18% जीएसटी लगा दिया जो कि हमें दे दिया 9,21,600, जो कि हमें दे दिया 9,21,600। ठीक है, ये आपका आईजीएसटी लायबिलिटी हो गया। अब सर आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्काउंट में फोर्थ नंबर इन्होंने नोट में दिया है कि कैश डिस्काउंट ऑफर्ड इन द इनवॉइस इज टू बी डिडक्टेड एज द सप्लायर इज राइट इन अज्यूमिंग दैट द पेमेंट विल बी मेड। सप्लायर को लगा कि हाँ पेमेंट दे दिया जाएगा 15 दिन में, तो कैश डिस्काउंट माइनस कर दिया। लेकिन वंस द रेसिपिएंट फेल्स टू मेक द पेमेंट 15 डेज में, तो सप्लायर क्या करेगा, उसे एक डेबिट नोट रेस करना पड़ेगा towards the discount value and charging from its recipient. This is how it will be done sir। ठीक है, तो ये भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, एग्जाम में ही आया हुआ है। ठीक है, अब उसे अपने एक टर्म पहले जाते हैं। ठीक है, अच्छा और भी है, एग्जाम का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है सर, इसी तरीके का क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा गया है। हरे रामायण हरे कृष्णा engaged in the business of plastic goods provides the following particulars relating to the goods sold by it to Kamdhenu Enterprises during the month of January। हरे रामा हरे कृष्णा ने बिजनेस स्टार्ट किया प्लास्टिक गुड्स का और उसने ये सारे डिटेल्स दिए हैं, सोल्ड बाय इट टू द कामधेनु एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी 2020। लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स सोल्ड एक्सक्लूसिवली ऑफ द टैक्सेस एंड द डिस्काउंट। ठीक है, 2,50,000 हमारा लिस्ट प्राइस है, तो ये हमारा वैल्यू ऑफ सप्लाई में 15 सबसेक्शन 1 में इंक्लूड कर देंगे। टैक्सेस जो म्युनिसिपल अथॉरिटी लगाती है सेल पर और रिकवर कर लेते हैं क्लाइंट से, तो ये हमारा 15(2)(a) में जो म्युनिसिपल टैक्सेस है रिकवर करते हैं वो इंक्लूड कर लेते हैं। सीजीएसटी एसजीएसटी चार्जेबल इंक्लूड नहीं होता सर, क्योंकि सर डबल टैक्सेशन हो जाएगा। अगर इसको हम वैल्यू में इंक्लूड कर देंगे तो उस वैल्यू पे जीएसटी लगेगा, तो जीएसटी पर लग जाएगा, विच इज नॉट अलाउड। पैकिंग चार्जेस जो ऊपर वाले प्राइस में इंक्लूडेड नहीं है, तो इसको भी आप वैल्यू सप्लाई में 15(2)(c) में ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे चार्जेस आपके इंक्लूड होंगे। फिर देखो नीचे खत्म नहीं हुआ है, हरे रामा हरे कृष्णा ने रिसीव किया 75,000 एज सब्सिडी। सब्सिडी किससे मिला है सर? सब्सिडी किससे मिला है? एनजीओ से मिला है, नॉट अ गवर्नमेंट। एज पर 15(2)(e) अगर सब्सिडी गवर्नमेंट से मिलता है, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से मिलता है, तो सब्सिडी इंक्लूड नहीं करते हैं। अदर देन गवर्नमेंट से मिलता है तो सब्सिडी इंक्लूड कर देते हैं। तो हरे रामा हरे कृष्णा रिसीव 7,500 एज अ सब्सिडी फ्रॉम ए एनजीओ ऑन द सेल ऑफ सच गुड्स। द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,50,000 ऑन द गुड्स सो गिवन इज आफ्टर कंसिडरिंग एंड डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ सच सब्सिडी। मतलब ये जो लिस्ट प्राइस है ना 2.5 लाख का, ये कैसे दिया गया? ये आपको कंसिडर किया गया या डिडक्ट किया गया द अमाउंट ऑफ सच सब्सिडी। सब्सिडी डिडक्ट करने के बाद ये अमाउंट आया, मतलब सर इसमें से सब्सिडी ऑलरेडी रिड्यूस किया हुआ, और ये सब्सिडी किसको किसके लिए आप किससे रिसीव किए? एनजीओ से लिए। यानी प्राइस में सब्सिडी वाला अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, बट ये सब्सिडी इंक्लूड होना चाहिए। तो ये भी आपको क्या करना पड़ेगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई में से इंक्लूड करना पड़ेगा, बिकॉज ये सब्सिडी इट इज नॉट गिवन बाय गवर्नमेंट, इट इज गिवन बाय अ थर्ड पार्टी। फिर बोला है हरे रामा हरे कृष्णा 2% डिस्काउंट ऑफर करता है लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स पे, जो कि रिकॉर्डेड है। तो 2% डिस्काउंट 2,50,000 पे कितना होगा? विच इज कमिंग टू 5,000। तो 5,000 डिस्काउंट जो है वो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस कर देंगे। आपको बताना है वर्क आउट द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एज पर द प्रोविजन ऑफ जीएसटी लॉ, जो हरे रामा हरे कृष्णा ने सप्लाई किया। तो सर फाइनल आंसर इज 2,60,000
2,65,000. फाइनल आंसर इज 2,65,000. ठीक है, 2,50,000 इज द फाइनल आंसर. सब्सिडी इंक्लूड करना पड़ेगा, सब्सिडी इंक्लूड करना पड़ेगा. 2,65,000 इज द फाइनल आंसर. सब्सिडी जो है, क्योंकि वो प्राइस में से रिड्यूस किया गया है, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा क्योंकि एनजीओ ने दिया है. अगर ये सब्सिडी सरकार देती, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट देती, तो आप इंक्लूड नहीं करते. फाइनल आंसर इज करेक्ट. सर 2,65,000 इज माई फाइनल आंसर. इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं. ठीक है, अब सीएमए फाइनल के एग्जाम में, ठीक है, दिसंबर 20 में मॉक टेस्ट पेपर में ये पूछा गया था. सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द गुड्स सोल्ड बाय इट टू द मूनलाइट प्राइवेट लिमिटेड. सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड ने ये सारे गुड्स सप्लाई किए हैं मूनलाइट प्राइवेट लिमिटेड को. आपको फाइनली पूछा है वैल्यू. इतना इजी क्वेश्चन कभी एग्जाम में देखो आता है, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है ये, इतना इजी क्वेश्चन. लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स, आपको केवल क्या करना है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है 15(1) में. ऑब्वियसली आपको नोट्स देना पड़ेगा वरना मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा. टैक्सेस लेविड बाय अथॉरिटी, ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड करना है 15(2) में. सेम. सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज नहीं होगा. पैकिंग चार्जेस इंक्लूड नहीं है तो ऐड कर दीजिए वैल्यू ऑफ सप्लाई में. इतना ईजी क्वेश्चन सर आता है. हाँ भाई, हाँ हाँ. सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड 2,000 एज सब्सिडी फ्रॉम एनजीओ. बोल दिया 50,000 का जो प्राइस है सब्सिडी के बाद है, तो यार इंक्लूड कर दो ना 15(2) में इंक्लूड कर दो सब्सिडी को. फिर 2% डिस्काउंट आपने दिया है. अरे इतना इजी, 1250 आएगा आई थिंक, राइट? सॉरी, 1,000 रुपया. आई एम सॉरी, 2% डिस्काउंट कितना आएगा? 1,000 रुपया. तो बहुत सिंपल है सर. फाइनल आंसर इज 57,000. सब कुछ ऐड कर देंगे, सब कुछ माइनस कर देंगे, सिवाय सीजीएसटी एसजीएसटी छोड़ के सब कुछ आपको इंक्लूड कर लेना है और माइनस भी कर लेना है. तो इट्स वेरी 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 सिंपल. ठीक है ना? सो दिस इज हाउ यू विल डू दी सम्स ऑफ वैल्यू सप्लाई. फिर देखिए, सवाल यहाँ खत्म नहीं होता. दिसंबर 19 में ये एक प्रैक्टिस थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ गया था. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. डिसाइड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीएसटी लॉ. आपको सारे ट्रांजैक्शंस बताने जीएसटी लॉ के कॉन्टेक्स्ट में. When would a discount be excluded from the value of supply? सर 15(3) से डायरेक्ट सवाल है कि कब कोई डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई से रिड्यूस होगा. तो अगर ड्यूली रिकॉर्डेड इनवॉइस से तो रिड्यूस होगा. नॉट ड्यूली, इफ इट इज अ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट, देन टू कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड. There should be a pre-existing agreement between the supplier and the recipient specifically linked to a relevant invoice on which discount will be allowed. And secondly, proportional input tax credit on the discount amount attributable to the discount amount shall be reversed by the recipient. तो ये आप बता देंगे. Will secondary discount issued for the goods supplied be reduced in the determining the supply? अगर secondary discount है तो reduce होगा. The answer is no, because specifically discount cannot be allocated on the relevant invoices, and that is why one of the condition is not fulfilled. It's a post supply discount. So in that case, this will not be allowed to be reduced from the value of supply. Similarly, आपसे पूछा है determination of value supply when TCS under income tax is charged separately. अगर मान लीजिए जो seller है वो अपना TCS कलेक्ट करेगा बायर से, तो जो बायर सेलर अगर टीसीएस कलेक्ट करेगा बायर से, तो सेलर जो टीसीएस कलेक्ट करेगा तो क्या उसमें आपको जीएसटी चार्ज करना है? सर जीएसटी में एक सर्कुलर आया हुआ है इसके रिस्पेक्ट में कि जो टीसीएस है दैट इज एन इंटरिम लेवी, इट्स नॉट अ टैक्स. इसके ऊपर सर्कुलर है कि जीएसटी दैट टीसीएस इज नॉट अ टैक्स, इट इज एन इंटरिम लेवी ऑफ नेचर एंड हेंस इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन 15(2)(a) जहां पे टैक्सेस की बात की गई है. तो टैक्सेस में टीसीएस इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए जीएसटी टीसीएस कंपोनेंट पे चार्ज नहीं किया जाएगा. तो आप देख पा रहे हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में इस तरीके से पूछा जाता है कि टीसीएस विल नॉट बी इंक्लूडेबल इन द वैल्यू सप्लाई फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी. बाद बाकी केसेस में मैंने आपको बता दिया कि सर अगर क्या बोलते हैं, अगर सेकेंडरी डिस्काउंट में भी इसी तरीके से आंसर है कि अगर कंडीशन फुलफिल हो गया तब तो अलाउ कर दो, नहीं हुआ तो अलाउ नहीं करेंगे. ठीक है? सो दिस इज हाउ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं. यू शुड बी अंडरस्टैंडिंग इट. नेक्स्ट, दिसंबर 19 में बहुत अच्छा सवाल आया था. ये वेरी वेरी गुड क्वेश्चन विच केम, एंड ये सीएमए फाइनल में भी आया हुआ है. दोनों कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए पूछा गया है ये क्वेश्चन. मिस्टर अविनाश हैज रिसीव्ड द नेट अमाउंट ऑफ 3,24,000 आफ्टर टीडीएस फ्रॉम वॉयगर्स लिमिटेड ऑन 5 फरवरी 2019. अविनाश ने नेट अमाउंट 3,24,000 का टीडीएस काट आफ्टर टीडीएस रिसीव किया है 5 फरवरी को फॉर टैक्सेबल सर्विस जो जनवरी में रेंडर किया. नेट पेमेंट इज आफ्टर टीडीएस अंडर सेक्शन 194J जो कि 10% होता है. सर टीडीएस 194J प्रोफेशनल सर्विसेज पे कटता है, 10% रेट पे कटता है. और यहाँ पे दे भी दिया. आपको आंसर निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विस जिस पे जीएसटी चार्ज होगा, टीडीएस का अमाउंट बताना है 194J में, और फाइंड आउट अल्टीमेटली लायबिलिटी. तो सर मैंने अपने रेगुलर क्लास में भी सम किया था, इनफैक्ट मैंने उनको टेस्ट सीरीज में भी सम दिया था. लेट एक्स करके हम लोग यहाँ पे करेंगे. तो लेट एक्स बी द वैल्यू
आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्स मानना है, ठीक है। अब जब आप वैल्यू ऑफ सप्लाई गाइस एक्स मानेंगे तो सर यहाँ पे आपको जीएसटी चार्ज करना है, कितना परसेंट है यहाँ पर जीएसटी 18। तो आप जब चार्ज करेंगे वह 0.18x, तो जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई एक्स है, जीएसटी चार्ज है 0.18x, तो आपका 1.18x आ गया टोटल इनवॉइस वैल्यू, 1.18x आ गया टोटल इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। अब माइनस आपको क्या करना है इसमें से टीडीएस, टीडीएस आप काटोगे कितना 10%, लेकिन किस रेट पे किस वैल्यू पे टीडीएस काटते हो पता है, आप इस वैल्यू पे टीडीएस काटते हो। आप कभी भी जीएसटी कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं काटते, बिकॉज जब आप पे करते हो तो जीएसटी जो पे करते हो वो आपका अल्टीमेटली गवर्नमेंट को जाता है। तो जीएसटी कंपोनेंट इज नॉट द इनकम ऑफ द सप्लायर, इट इज द अल्टीमेटली रीइंबर्समेंट जो कि अल्टीमेटली सप्लायर गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है। तो 10% जो टीडीएस कटेगा वो वैल्यू वाली कंपोनेंट पे कटेगा विच इज 0.1x। तो 1.18x माइनस 0.1x गिव्स यू 1.08x। तो ये अल्टीमेटली अगर हम x मेथड से करेंगे तो ये पे आउट होगा टू दी गवर्नमेंट, मतलब टू दी सप्लायर। और आपको बोला है नेट टीडीएस पे आउट कितना है 3,24,000, तो आपको क्या करना है, आपको 1.08x को इक्वेट कर देना है 3,24,000 पे, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। आपको अल्टीमेटली ये देखना था ना कि x के टर्म्स में कितना पे आउट होगा, तो 324 डिवाइडेड बाई 1.08 आई थिंक इट विल गिव यू 3 lakhs, यस। तो अगर आपको मिल गया है कि 3 लाख आपका करेक्ट वैल्यू ऑफ सप्लाई है, तो सर इस पे आप आराम से जीएसटी भी निकाल लोगे 18%, 3 लाख का 18% हो गया 54,000, आपका आंसर आ गया। सर आपको टीडीएस भी निकालने बोला है तो आप वो भी निकाल लोगे, टीडीएस, टीडीएस किस पे कटेगा, ऑब्वियसली 3 lakhs पे कटेगा, ऑब्वियसली 3 lakhs पे कटेगा विच इज 30,000। तो इतना इजी है सर, आप देख भी सकते हो 3 लाख का वैल्यू है, उस पर जीएसटी चार्ज हुआ है 54,000 और उस पर आप माइनस कर रहे हो टीडीएस कंपोनेंट, 10% ऑफ 30,000 माइनस 30 विच इज 3,24,000। 3,24,000 आपका नेट पे आउट है जो आपने अपने सप्लायर को किया है, 3,24,000 आपका नेट पे आउट है जो आपने अपने सप्लायर को किया है, विच इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। सो दिस इज हाउ यू विल प्रेजेंट द आंसर। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन, अगर एग्जाम में पहले नहीं किया हो तो डेफिनेटली ये आप नहीं कर पाओगे आगे। दिसंबर 19 फाइनल लेवल का ये क्वेश्चन आया था, अगेन वेरी गुड क्वेश्चन बाय सीएमए इंस्टीट्यूट। आशा लिमिटेड सप्लाइज रॉ मटेरियल टू अ जॉब वर्कर करीना लिमिटेड। आशा लिमिटेड ने एक जॉब वर्कर करीना लिमिटेड को सप्लाई किया। आफ्टर कंप्लीटिंग जॉब वर्क the finished product of 5,000 packets are returned to Asha Limited, putting the price as 20 rupees on each packet. आशा ने सप्लाई किया अपने जॉब वर्कर करीना को, और करीना को ने आशा को रिटर्न किया, उसमें रिटेल प्राइस 20 रुपीज़ का पैकिंग किया हुआ था। प्रोडक्ट इन द पैकेट इज कवर्ड अंडर एमआरपी प्रोविजंस, मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अंदर कवर्ड है। डिटरमाइन द ट्रांजैक्शन वैल्यू करीना लिमिटेड, मतलब जॉब वर्कर जो है उसके लिए वैल्यू ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, जॉब वर्कर अपने ये आशा लिमिटेड उसके लिए हो गया प्रिंसिपल, तो जॉब वर्कर प्रिंसिपल के लिए क्या करेगा, चार्जेस रिकवर करेगा। तो जो जॉब वर्कर करीना लिमिटेड है वो प्रिंसिपल से चार्ज रिकवर करेगा। तो अब अपने को इसमें से निकालना है कि व्हाट आर द चार्जेस विच जॉब वर्कर इज रिकवरिंग फ्रॉम आशा लिमिटेड। तो पहला है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल सप्लाइड। आशा ने करीना को क्या सप्लाई किया 30,000, दैट इज द कॉस्ट विच इज इंकर्ड बाय द ऑफ द रॉ मटेरियल्स। जॉब वर्कर चार्जेस इसमें प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो इसमें आप वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐड कर देंगे, या वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देंगे। जो जॉब वर्कर चार्जेस है आपके, जो इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है, तो ये डेफिनेटली करीना लिमिटेड का चार्जेस है, ये आपको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो रॉ मटेरियल सेंड करने में लगा टू द जॉब वर्कर, तो सर ये तो आशा लिमिटेड के वैल्यू में ऐड होगा, ठीक है, ये करीना लिमिटेड के वैल्यू में ऐड नहीं होगा। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टर चार्जेस फॉर रिटर्निंग द फिनिश पैकेट्स टू आशा। आशा को जो रिटर्न किया गया, प्रिंसिपल को जो रिटर्न किया गया, उसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगा आशा लिमिटेड को रिटर्न करने में 4500, तो ये भी आपका वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड किया जाएगा सर, ठीक है। आप देख सकते हो नीचे, आप देख सकते हो जो जो इंक्लूड किया जाएगा वहाँ पे अमाउंट लिख रहे हैं, इसी तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना, और जहाँ पे नहीं इंक्लूड किया जाएगा वहाँ पे एग्जाम्पशन कर देंगे आप, समझ रहे। लास्ट देखिए, आशा लिमिटेड पेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फीस टू रीना लिमिटेड। आशा ने एक फीस पे किया रीना को, सो दैट करीना कैन यूज द टेक्नोलॉजी इन द गिवन जॉब वर्क ऑपरेशन। देखो क्या हो रहा है सर, पेमेंट किसने किया, पेमेंट आशा ने किया। क्या चीज का पेमेंट किया, टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर फीस रीना लिमिटेड को किया, ताकि करीना वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके इन द गिवन जॉब वर्क ऑपरेशन। ये है 22,500 का, ये 22,500 का। नेक्स्ट बोला, करीना ऑफर डिस्काउंट ऑफ 2,000 प्रोवाइडेड फुल पेमेंट इज मेड एट द टाइम ऑफ रेजिंग द इनवॉइस एंड द सेम इज मेंशन, मतलब ये डिस्काउंट आपको माइनस करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से।
ये डिस्काउंट आपको माइनस करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से, ये डिस्काउंट आपको माइनस करना पड़ेगा वैल्यू ऑफ सप्लाई से, ठीक है। सो दिस इज हाउ गाइज यू हैव टू यू नो डू योर आंसर। जस्ट 1 minute। दिस इज हाउ आपको करना है। आप देख सकते हो सोल्यूशन, आप देख सकते हो सोल्यूशन। आपने डिस्काउंट माइनस कर दिया, ठीक है, फाइनल टोटल वैल्यू आ गया। एंड इट इज वेरी क्लियर दैट प्रिंसिपल टू जॉब वर्कर एंड जॉबर टू प्रिंसिपल अलग अलग सप्लाई होता है सेक्शन 143 के हिसाब से, कि जॉब वर्कर को जो सप्लाई किया जा रहा है वो अलग है और जॉब वर्कर जो अल्टीमेटली दे रहा है वो भी अलग है सर, ठीक है, वो भी अलग है। सो दिस इज हाउ अपने करेंगे। तो सर यहाँ पर इट वाज वेरी क्लियर कि आशा लायबल नहीं थी, सप्लायर लायबल था, करीना लायबल थी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फीस आशा ने पे किया तो बिलिंग में इंक्लूड करना पड़ेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा 15(2)(b) के हिसाब से। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम सीएमए फाइनल पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट, ये दिसंबर 19 टर्म का सवाल है। अगेन वेरी सिंपल, वेरी इजी टू सॉल्व। वैल्यू ऑफ सप्लाई से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मूनलाइट लिमिटेड मुंबई एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। मूनलाइट लिमिटेड मुंबई एक रजिस्टर्ड सप्लायर है। जो मूनलाइट लिमिटेड है वो एक तरह का रजिस्टर्ड सप्लायर है, मैन्युफैक्चरिंग चॉकलेट्स एंड बिस्किट्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ टैक्सेबल इंटरस्टेट सप्लाई फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। लिस्ट प्राइस आपको दे दिया 13,60,000, तो ये आप 15(1) के हिसाब से इसको इंक्लूड कर लेंगे। लिस्ट प्राइस दे दिया आपको 15(1), ठीक है, वैल्यू ऑफ सप्लाई में इसको इंक्लूड कर लेंगे। Items already adjusted in the list price above. Subsidy from central government for supply of biscuits to government school. सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये सब्सिडी ग्रांट किया है और ये आइटम्स ऑलरेडी लिस्ट प्राइस में एडजस्टेड है, ठीक है। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब्सिडी दिया है तो ये तो इंक्लूड होगा नहीं सर, ठीक है। बट जो ट्रेड एसोसिएशन ने दिया है क्वालिटी बिस्किट्स के लिए, ये आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, ये आपके वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड होना चाहिए सर। बट जो सेंट्रल गवर्नमेंट सब्सिडी दिया है वो आपके वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, आइटम्स नॉट एडजस्टेड। जो आइटम्स एडजस्ट नहीं हुए मतलब आपको ऐड करना है, टैक्सेस लेव्ड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी ऐड कर देंगे, पैकिंग चार्जेस 15(2)(c) में ऐड कर देंगे। लेट फी जो पेड है, पेड बाय द रेसिपिएंट फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ इनवॉइस। अब देखिए इसमें दो तरह का व्यू इंस्टीट्यूट लेता है। ऐसे तो देखिए इसको डीम टू बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेस मानना चाहिए, डिवाइड बाय 118 इंटू 100 करके वैल्यू सप्लाई निकालना चाहिए। बट काफी बार इंस्टीट्यूट ने, जैसे इस समय आई थिंक इन्होंने 15,000 अज्यूम किया, देखो 15,000 लिया है, लेकिन बहुत सारे जगह पे इसको बैक कैलकुलेशन करके रेट ऑफ टैक्स लेकिन इस समय नहीं दिया, इसलिए इस चीज का यहाँ पर अजम्पशन लिया गया है। रेट ऑफ टैक्स देता तो उसको बैक कैलकुलेट करके आपको डीम टू बी इंक्लूसिव ऑफ टैक्स मानना पड़ेगा और 15(2)(d) के हिसाब से अगर आपको याद है, लेट फी विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई विच इज चार्ज फॉर द डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन। तो देखो सब कुछ इंक्लूड करेंगे सिवाय सब्सिडी फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी ऐड नहीं करना है वैल्यू ऑफ सप्लाई में, लेकिन बाद बाकी जितने भी सब्सिडी है, टैक्सेस है, पैकिंग चार्जेस है, लेट फी भी जो है, ध्यान से देखिएगा गाइस, लेट फी भी जो है, ठीक है, लेट फी भी जो है, यहां पर क्या लिखा है, पेड बाय द रेसिपिएंट ऑफ द सप्लाई फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इनवॉइस, ठीक है। रेसिपिएंट पे कर दिया है, रेसिपिएंट पे कर दिया है, तो जब वो पे करेगा तब आपको उसको वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड कर देना पड़ेगा। जब वो पे करेगा तब आपको वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड करना पड़ेगा। ये आपको ऑब्वियसली इनवॉइस के समय नहीं करना, जब आप रिसीव करोगे तब, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए एग्जाम के सोल्यूशन में क्या दिया हुआ था, लेट फी पेड बाय द रेसिडेंट फॉर डिलेड पेमेंट, ये आपको ऐड करना है कब, जब आप टैक्स नॉट एट द टाइम ऑफ टैक्सिंग बट एट द टाइम ऑफ रिसीविंग। तो सर बाद में आपको इसका क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक तो क्रेडिट नोट फॉर द लेट फीस पेड बाय द रेसिपिएंट फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ इनवॉइस आइटम्स नॉट एडजस्टेड हैव टू बी एडेड एज पर 17(1)(d). मतलब प्रैक्टिकली क्या होता है, इनवॉइस बनाते समय आप लेट फी ऐड नहीं करते, वहां पे आप एक सेपरेट डेबिट नोट और सप्लीमेंट्री इनवॉइस विद जीएसटी आप ऐड करते हो। मतलब सर ये क्रेडिट नोट किसके लिए हुआ, आपके लिए नहीं हुआ, सप्लायर के लिए, मतलब जो सप्लायर है उसके लिए डेबिट नोट होगा, क्योंकि सर जब वो लेट फी रिकवर करेगा तो उसको एक डेबिट नोट रेस करना पड़ेगा या एक सप्लीमेंट्री इनवॉइस करना पड़ेगा, और रेसिपेंट के लिए वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट नोट हो जाएगा। रेसिपेंट जो इशू करेगा वो क्रेडिट नोट इशू करेगा, बट सप्लायर जो इशू करेगा वो डेबिट नोट इशू करेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। सप्लायर जो इशू करेगा वो डेबिट नोट इशू करेगा, अकॉर्डिंगली आप उसको इनवॉइस के समय इशू नहीं करेंगे, बट जब पेमेंट मिल रहा है तब आप उसको
इशू कर देंगे सर, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू द सम इन दिस। नेक्स्ट अगेन दिसंबर 19 में इस तरह के सवाल ऑलरेडी हमने आज किए थे सर। रोहित एक कस्टम ब्रोकर है, उसने एक इनवॉइस रेज किया रीइंबर्समेंट ऑफ फ्यू एक्सपेंसेस का एंड फॉर कंसिडरेशन टुवर्ड्स एजेंसी सर्विसेज रेंडर टू एन इंपोर्टर। अमाउंट्स विच इज चार्ज बाय द कस्टम ब्रोकर आर एज फॉलोज। एजेंसी इनकम रिकवर किया है, इंक्लूड करेंगे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस रिकवर किया है, इंक्लूड करेंगे। होटल एक्सपेंस रिकवर किया है, इंक्लूड करेंगे, बट कस्टम ड्यूटी इंक्लूड नहीं कर सकते, डॉक ड्यूज इंपोर्ट नहीं कर सकते। ये रूल नंबर 33 के से हिसाब से प्योर एजेंट के वाला जो खर्चा है वो वैल्यू सप्लाई में इंक्लूड नहीं किया जाएगा सर। आप देख लो लास्ट का जो चार्जेस है वो हम ऐड नहीं किए क्योंकि वो प्योर एजेंट का एक रीइंबर्समेंट माना जाएगा, प्योर एजेंट का एक रीइंबर्समेंट माना जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो अगेन एमटीपी दिसंबर 19 का सवाल है और ये बहुत ही अच्छा सवाल है। रूल नंबर 32 सब रूल 5 जो मार्जिन स्कीम आपको पढ़ाया गया था उससे सवाल है। कल्याण लिमिटेड एक रजिस्टर्ड पर्सन है जीएसटी में जो डील कर रहा है, डीलर है सेकेंड हैंड गुड्स में। कल्याण सप्लाइज अ यूज्ड कैमरा टू अ कंज्यूमर इन चेन्नई फॉर सेलिंग प्राइस ऑफ 20,000। Kalyan Limited supplies a used camera to a consumer in Chennai for selling price of 20,000. The used camera was purchased for 12,000 from a registered dealer in Mumbai. बेचा है 20,000 में, ये यूज्ड कैमरा खरीदा है, किससे खरीदा है? रजिस्टर्ड डीलर से खरीदा है, 12,000 पे खरीदा है जिसपे जीएसटी 28% चार्ज हुआ है, 1680 रुपीज ईच। आई होप यू ये 12,000 पे 28% उसने टोटल चार्ज किया है जीएसटी। कल्याण आईजीएसटी 28% चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट पे। आपको जीएसटी लायबिलिटी पूछा है, अगर क्रेडिट लिया तो, नहीं लिया तो रूल 32 सब रूल 5 तो सब बताता है। अगर क्रेडिट लिया तो मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा, नहीं, मार्जिन नॉट अवेलेबल, मार्जिन स्कीम अवेलेबल नहीं होगा। आप नॉर्मल आउटपुट टैक्स पूरे के पूरे क्या बोलते हैं 20,000 पे आप आउटपुट टैक्स लायबिलिटी चार्ज करिए, 20,000 पे 28%, 20,000 पे 28% विच इज कमिंग टू 5,600। इस पर आपको इनपुट भी मिल जाएगा क्योंकि आपने क्रेडिट लिया है। सीजीएसटी एसजीएसटी का इनपुट 1680 और 1680, तो जो नेट जीएसटी लायबिलिटी आएगा वो हमारा नेट टैक्स होगा, जो नेट जीएसटी लायबिलिटी आएगा वो हमारा नेट टैक्स होगा अगर आईटीसी अवेल किया है तो। अगर आईटीसी अवेल किया है तो जो नेट टैक्स क्रेडिट आप देख सकते हो 2240 आपका नेट टैक्स लायबिलिटी है, वो तब आएगा जब आपने क्रेडिट लिया। लेकिन जब आपने क्रेडिट नहीं लिया तो मार्जिन स्कीम एप्लीकेबल होगा और टैक्स मार्जिन पे लगेगा। और मार्जिन कैसे है सर? अगर क्रेडिट नहीं लिया है मतलब कॉस्ट का पार्ट है सर, अगर क्रेडिट नहीं लिया है तो कॉस्ट का पार्ट है, इसका मतलब अगर क्रेडिट नहीं लेता तो कॉस्ट का पार्ट नहीं होता, बट यहाँ पे क्रेडिट नहीं लिया है सर, तो क्रेडिट नहीं लिया है तो इन दिस केस 12,000 पे आपको 28% जीएसटी और जोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपने क्रेडिट नहीं लिया। आपका परचेज कॉस्ट में तो ऐड होगा ना, तो अगर आपने क्रेडिट नहीं लिया है सर तो आप देख सकते हो 12,000 पे आप क्रेडिट नहीं लिए हो तो टोटल मिला के आपका जो परचेज प्राइस आएगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, which will come to 15,360। आप देख सकते हो आपका परचेज प्राइस 15,360 हो जाएगा और आपका सेल वैल्यू तो उतना ही है विच इज 20,000। तो आपका मार्जिन क्या होगा? 20,000 में से आप 15,360 माइनस करेंगे, आपका मार्जिन हो गया 4640, इस पे आप 28% जीएसटी लगाएंगे और आपका टोटल लायबिलिटी आ जाएगा 1,299.20 पैसे। ये आपकी टोटल लायबिलिटी आ जाएगी। यानी आपने मार्जिन स्कीम मतलब मार्जिन पे आप जो वैल्यू एडिशन किए हो उस पर आप जीएसटी पे कर दीजिए। यहाँ पे आपको 2,240 देना पड़ा, क्रेडिट मिला, या क्रेडिट नहीं मिला बट आपको 1,299.2 देना पड़ा। समझ गए आप? तो इस तरीके से आपके एग्जाम में मार्जिन स्कीम के क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगेन सीएमए फाइनल में एमटीपी दिसंबर 19 से पूछा गया, एक्टिव बैंक लिमिटेड फर्निशेज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड द ग्रॉस अमाउंट रिसीव्ड। आपको ये सारे सर्विसेज दे दिए, ठीक है, और फाइनली आपसे पूछा है कि बताओ वैल्यू क्या है सप्लाई का टैक्सेबल, एंड आपको जीएसटी एसजीएसटी सीजीएसटी लायबिलिटी बताना। और यहाँ पे क्लियरली है कि आईटीसी इज अवेल्ड बाय द बैंक ऑन द एसेट विच इज गिवन ऑन फाइनेंशियल लीज, मतलब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लीज का कोई एडजस्टमेंट होगा। आइए देखते हैं। मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज, एसेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, सर्विस चार्जेस फॉर सर्विसेज टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट एंड कैश क्रेडिट, बैंकर टू द इशू, लॉकर रेंट, ये सारे चार्जेस बैंक ने रिकवर किया। तो सर ये सारे टैक्सेबल है, सब के सब टैक्सेबल है सिवाय इंटरेस्ट को छोड़कर, क्योंकि इंटरेस्ट पार्ट हमने सीखा था कि इंटरेस्ट ऑन डिस्काउंट या लोन्स एडवांसेस दैट इज डेफिनेटली एग्जेम्प्ट, इस पे जीएसटी नहीं लगता। बैंकर टू द इशू, बैंकर चार्जेस, लॉकर रेंट चार्जेस,
यहाँ पे फाइनेंशियल लीज का रीपेमेंट कस्टमर ने बैंक को किया 80 लाख रुपीस, मतलब बैंक ने सर्विस दिया है फाइनेंशियल लीज का। इसमें प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों है सर, ये कोई लोन नहीं है, लीजिंग है, लीजिंग सर्विसेज है, और लीजिंग सर्विसेज पे जीएसटी बैंक को देना पड़ेगा। तो जो भी टोटल वैल्यू है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा 80 लाख पे, ये आपका टैक्सेबल हो जाएगा 80 लाख। और ये और इंपॉर्टेंट है कि बैंक ने भी जो एसेट खरीदा है, जिसको बैंक ने लीज पर दिया है, उस एसेट पे बैंक ने क्रेडिट ले लिया है, तो जब फाइनेंशियल लीज पे देगा तो जीएसटी भी चार्ज करना पड़ेगा बैंक को। तो टोटल सर केवल आप देख लो 2.5 लाख को छोड़ के बाकी जितना भी चार्जेस है सब आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड होगा, और उसी के ऊपर आपको सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9% ऐड करके अपना बिल में ऐड करना पड़ेगा, वो आपके टोटल इनवॉइस में इंक्लूड हो जाएगा, वो आपके टोटल इनवॉइस में इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा सवाल था। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सवाल था। फिर नेक्स्ट आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, ये आज का क्लास का अपने लास्ट सवाल करेंगे गाइस, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, जून 19 आज का सेशन का लास्ट क्लास करेंगे। फिर वैल्यू ऑफ सप्लाई का एक सेकंड सेशन आएगा, वहां पे बाकी का जो सेशन है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बाकी का जो सेशन है वो मैं आपको, बाकी का जो चैप्टर्स है वो मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये देखते हैं। अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन स्ट्रेट अवे फ्रॉम वैल्यू सप्लाई चैप्टर। सरस्वती पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड के पास 2 यूनिट्स है, वन इन कोयम्बटूर तमिलनाडु एंड अनदर इन थ्रिसूर। 2 यूनिट है, एक तमिलनाडु में है और एक थ्रिसूर में है, जो कि केरला में। कोयम्बटूर यूनिट में वो मैन्युफैक्चर करता है कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मतलब एक यूनिट जो है वहां पे खाली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किया जाता है, और एक एक लॉट में 100 यूनिट्स है और उसकी 5 लाख की वैल्यू है। ये जो प्रोडक्ट्स है each lot consists of 100 units and valued at 5 lakhs. These products require further processing before delivery to the customers. The further processing is done by the Kerala unit. अब होता क्या है, क्या सर, कोयम्बटूर यूनिट जो है तमिलनाडु का, वो फर्दर प्रोसेस करता है केरला यूनिट को। ठीक है, मतलब केरला यूनिट प्रोसेस करता है, वो सेंड करता है और केरला यूनिट प्रोसेस करता है, which enjoys a unique market position as there being no competitor providing similar services in Kerala। मतलब केरला में और कोई यूनिट, उस यूनिट का कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, वो अपना यूनिक मार्केट पोजीशन एंजॉय कर रहा है। जो प्रोसेसिंग यूनिट है केरला, केरला यूनिट क्या करता है, प्रोसेस करता है तमिलनाडु यूनिट का, लेकिन वो आउटसाइडर्स का भी वर्क प्रोसेस करता है। मतलब समझ रहे हो, लाइक काइंड एंड क्वालिटी, अपने ही यूनिट का प्रोसेसिंग एक्टिविटी करता है, बट आउटसाइडर्स का भी प्रोसेसिंग करता है और कलेक्ट करता है उनसे। जैसे अदर मैन्युफैक्चरर्स इन केरला जो है, जो प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं उस यूनिट को, वो 3.5 लाख पे सप्लाई करते हैं उस यूनिट्स को, 3.5 लाख पर 100 यूनिट्स। तो 3.5 लाख रुपया वो फर्दर क्या बोलते हैं उसको, चार्ज करते हैं उस यूनिट को। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 100 यूनिट्स, जो तमिलनाडु यूनिट सप्लाई कर रहा है केरला यूनिट को। सबसे पहले सर सेक्शन 25 सब सेक्शन 25 सब सेक्शन, अगर रजिस्टर्ड है तो 25(4) एप्लीकेबल होगा। दो अगर रजिस्टर्ड है, कोयम्बटूर यूनिट में भी एक रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है और केरला यूनिट में भी रजिस्ट्रेशन लिया, तो डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे, और अगर डिस्टिंक्ट पर्सन माने जाएंगे तो रूल नंबर 28 एप्लीकेबल होगा, विच सेज दैट आप सबसे पहले ओपन मार्केट वैल्यू ले लीजिए, नहीं तो लाइक काइंड एंड क्वालिटी ले लीजिए, नहीं तो आपको क्या करना है, रूल 30 अप्लाई करना है, नहीं तो रूल 31 अप्लाई करना है। और उसका एक प्रोवाइजो अपने पढ़े थे कि अगर एज सच फर्दर सप्लाई कर रहा है वो रेसिपेंट किसी अनरिलेटेड कस्टमर को, तो उस प्राइस का 90% वैल्यू भी लिया जा सकता है, लेकिन एज सच सप्लाई करना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं, लेकिन केरला तो प्रोसेसिंग यूनिट है, तो यहाँ पे वो 90% वाला केस तो सर एप्लीकेबल नहीं होगा सर, तो इस ऑप्शन में नहीं जाएगा। लेकिन सर यहाँ पर क्लियर है, आपको 3.5 लाख की वैल्यू दी गई है, जो केरला में जो मैन्युफैक्चरर है वो उस यूनिट को 3.5 लाख में सप्लाई करते हैं। तो इन शॉर्ट गाइज, इट इज नथिंग बट द ओपन मार्केट वैल्यू। ठीक है, इट इज नथिंग बट द ओपन मार्केट वैल्यू। देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है देख लो। पहले तो पूरा का पूरा रूल 28 का प्रोविजन लिख दिया गया, 25(4) का एक्सप्लेनेशन दे दिया गया कि डिस्टिंक्ट पर्सन है, फिर बता दिया रूल 28 एप्लीकेबल होगा, आप रूल 28 लगा दीजिए। फिर आपको बता दिया एज सच सप्लाई करेंगे तो 90% ले सकते हैं, लेकिन इस केस में ओपन मार्केट वैल्यू जो केरला यूनिट को दे रहे हैं वो अवेलेबल नहीं है। तो क्या अवेलेबल है सर, क्योंकि कस्टमाइज प्रोडक्ट्स दे रहे हैं तो अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर जो
सप्लाई किया जा रहा है केरला यूनिट को, वो लाइक काइंड एंड क्वालिटी से देखना पड़ेगा कि जो केरला यूनिट से सप्लाई हुआ, जो केरला यूनिट को सप्लाई किया जा रहा है लाइक काइंड एंड क्वालिटी, दैट इज 3.5 lakhs पर 100 यूनिट्स, तो 3.5 lakhs विल एक्चुअली बी कंसिडर टू बी द वैल्यू ऑफ सप्लाई। अब ये 90% वाला आप क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि सर इन दिस केस गुड्स आर नॉट सप्लाइड एज सच बाई केरला, केरला में प्रोसेसिंग हो रही है और वो फर्दर सप्लाई किया जा रहा है, एज सच नहीं किया जा रहा है, प्रोसेसिंग होकर सप्लाई किया जा रहा है, तो 90% में नहीं ले सकते सर, एंड दैट इज वाई 3.5 lakhs will be the supply value which will be considered for the purpose of invoicing which will be done by Tamil Nadu unit to the Kerala unit। ठीक है, सो अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था, रूल से डायरेक्ट सवाल पूछा गया था, तो इस तरीके का सवाल आपके एग्जाम में गाइस आने का बहुत बहुत चांसेस है, तो प्लीज प्रिपेयर योर सेल्फ वेरी वेरी नाइसली। आई होप यू अंडरस्टूड। हमने पास्ट टर्म पेपर्स कवर किया है CS एंड CMA स्टूडेंट्स के लिए, तो दोनों इंटरचेंजेबल है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो सर बाकी के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, बाकी के क्वेश्चंस में भी विल कवर इट इन द कमिंग सून टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो बस इसी तरीके से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन बटन दबाइए, तो आपको रियल टाइम बेसिस पे ये जो प्रैक्टिस सेशन का सिलसिला हमने चालू किया है, यू लव इट वेरी मच गाइस, ठीक है। बट आपको 100% कमिटमेंट रहना है कि नहीं अभी हमको अच्छे से पढ़ना है, वी विल गो फॉर इट एंड विल गिव आवर 100% बेस्ट, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन, एंड आई होप आपको ये सेशन बढ़िया लगा, और ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये सेशन आपको कैसा लगा सर, ठीक है। थैंक यू सो मच।